रायपुर के वृंदावन सभागार में साहित्य और संवेदनाओं से भरी एक खास शाम देखने को मिली, जहां डॉक्टर स्नेहलता पाठक जी के पहले उपन्यास लाल रिबन वाली लड़की का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर सुशील त्रिवेदी रहे और अध्यक्षता श्री रवि श्रीवास्तव जी ने की। वहीं डॉक्टर चितरंजन कर जी के साथ साथ श्री गिरीश पंकज, श्री सुभाष मिश्रा, श्री नर्मदा प्रसाद मिश्र और श्री रवि तिवारी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से साहित्यकार, लेखक और पत्रकार शामिल हुए थे। पुस्तक विमोचन के बाद कई लोगों ने इस उपन्यास पर अपने अपने विचार रखे। तो चलिए सुनते हैं जनधारा के प्रधान संपादक श्री सुभाष मिश्रा जी ने इस पुस्तक के बारे में क्या कहा है। जब धीरे धीरे लोगों का पढ़ना लिखना खत्म हो रहा है, ऐसे रील समय में जब धीरे धीरे लोगों का पढ़ना कम हो रहा हो और आपका समय अधिकांश मोबाइल की स्क्रीन पे हो या टीवी पे हो या लैपटॉप पे हो, ऐसे समय में किसी उपन्यास को पढ़कर उस पर समीक्षा लिखना भी एक दूभर काम होता है। क्योंकि मैं जिस पेशे में हूँ या जिस विधा से हूँ, और मैडम ने बताया कि मैं उनका विद्यार्थी हूँ, तो जब मैडम मुझे अपना विद्यार्थी कह रही थी तो मैं एक और आदमी को याद कर रहा था। उस शख्स को बिना याद किए मुझे अपनी जर्नी बहुत अधूरी लगती है। उनका नाम है विनोद शंकर शुक्ल। मुझे लगता है कि अगर स्नेहलता पाठक की साहित्यिक यात्रा का मैं आकलन करूं तो उसमें विनोद जी का यदि नाम ना हो तो ये यात्रा अधूरी है। चंपा देवी रात्रिकालीन कॉलेज से ये यात्रा साहित्य की जो थी विद्यार्थी के रूप में, उसके पहले बहुत अलग अलग मुकाम पे हुई। पर जब मैडम की किताब की खबर आई तो मैंने खुद ही उनसे कहा कि मैं इस किताब मुझे चाहिए, मैं किताब को पढ़कर इस पर बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, आजकल ये रिवाज खत्म हो रहा है। माफ करेंगे, बहुत सारे लोग किताब को बिना पढ़े फ्लैप पढ़ के बोलते हैं और सब लोग उस पर खुश होते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से किताब पढ़कर आया हूँ, इसलिए मैंने उस पर एक नोट भी तैयार किया है और मैं उस पर बोलना चाहता था। इसलिए मेरे मन में एक बात थी, जब मैं मैडम को इसलिए टोक रहा था कि मैं जब एक उपन्यास पढ़ता हूँ तो मैं ये मानता हूँ या तो आप उस पर लिख दीजिए कि आपका आत्मकथ्य है, ये आपकी जीवनी है। अगर आप उपन्यास लिखते हैं तो एक लेखक के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में हम ये उम्मीद करते हैं कि उसमें बहुत सारी फैंटेसी है, बहुत सारी चीजें हैं, हम एक इमेजिनेशन करते हैं। पर जब हमको लगता है कि लेखक कह रहे थे तो उसी का पूरा जीवन है। तो मैं जब सुमी के जीवन को पढ़ रहा था तो मैं समानांतर मैडम को भी याद कर रहा था। तो अच्छी बात यह है कि जिन्होंने स्नेहलता पाठक मैडम को कॉलेज में पढ़ाते देखा और पाठक जी के साथ देखा है, वो कभी ये नहीं सोच सकते कि उनका जीवन, या बेनी माधव तिवारी की बहन के रूप में देखा है, वो कभी ये नहीं इमेजिन कर सकते कि इनका जीवन इतना कभी संघर्ष में रहा होगा। पर जब आप सुमी को पढ़ते हैं तो कोई एक लेखक जब किसी को पढ़ता है या लिखता है तो अपने आसपास के बहुत सारे कैरेक्टर को लेकर एक कैरेक्टर निर्मित करता है। क्योंकि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, और जिसको भी देखना, कई बार देखना, और जब हम लिखने बैठते हैं तो हम एक कैरेक्टर में बहुत सारे कैरेक्टर को समाहित करते हैं, क्योंकि हम उपन्यास लिख रहे हैं। और जब उपन्यास लिख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये जो सुमी है, या जिसकी बात हो रही, जो कॉलेज में एक प्राध्यापक है और जो अलग अलग 17 चैप्टर में अपनी बातें कहती है, क्योंकि स्नेहलता पाठक मुख्य रूप से व्यंग लिखती रही है, तो निश्चित रूप से उनके हर अध्याय में कहीं ना कहीं व्यंग की लाइन है, जिसको मृणालिका जी अभी यहाँ पे कुछ लाइनों को कोट कर रहे थे। बहरहाल मुझे लगा कि मैं लाइन से ना भटकूं, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अखबार में भी एक रिपोर्ट लिखनी है। तो मैं थोड़ा कहा कि अखबार का भी कामकाज होता है, तो मैं यहाँ आने के पहले अखबार में रिपोर्ट दे के आया हूँ कि भैया फोटो भेज देता हूँ। उमेश ने फोटो दे दिया, उमेश ही फोटो देता, रवि ने भी दे दी, तो मैंने भेज भी दिया। बहरहाल चलिए, हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श अब सिर्फ अधिकार, असमानता और शोषण तक सीमित नहीं रह गया। वह अब स्त्री के भीतर निर्मित होने वाली उस मानसिक और वैचारिक बनावट की ओर भी देखता है, जहां स्त्री अपने अस्तित्व को पीड़िता की तरह नहीं, एक सक्रिय और संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में निर्मित करती है। इस दृष्टि से इस उपन्यास लाल रिबन वाली लड़की के प्रमुख पात्र सुमी एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र के रूप में सामने आती है। वह किसी आदर्शीकृत स्त्री की छवि के भीतर नहीं है, और न वह सिर्फ करुणा से भरी दयनीय स्त्री है। वह संघर्ष करती है, टूटती है, बार बार अपमानित हुई और फिर खुद को निर्मित करती हुई स्त्री है। उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह स्त्री
संघर्ष को किसी नाटकीय या चमत्कारिकता में परिवर्तित नहीं करता, जैसा कि आम उपन्यासों में होता है। इस उपन्यास में संघर्ष जीवन की एक सतत प्रक्रिया है। सूमी की यात्रा बचपन के अभावों, सामाजिक उपेक्षाओं और पारिवारिक कटाक्षों से शुरू होती है। वह लगातार उन परिस्थितियों से गुजरती है जहां उसका अस्तित्व ही सवालों से घिर जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वह इन स्थितियों से आगे आत्मसमर्पण नहीं करती। उपन्यास में उसके संघर्ष के प्रतीक में कैक्टस के पौधे को बताया गया है कि वह कैक्टस की तरह खड़ी रहती है। दरअसल यहाँ मेरी थोड़ी आपत्ति है कि दरअसल कैक्टस को सामान्यतः संघर्ष, कठोरता और विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता के प्रतीक रूप में देखा जाता है। लेकिन इस उपन्यास में सूमी के व्यक्तित्व के लिए इस प्रतीक का चयन थोड़ा असहज है। कैक्टस केवल जीवटता का प्रतीक नहीं है, वह कांटों, कठोरता और भावनात्मक दूरी का भी संकेत देता है। सूमी का चरित्र संवेदनशीलता, करुणा, त्याग और मानवीय उष्मा से निर्मित है। इसलिए उसके व्यक्तित्व को कैक्टस की छवि में सीमित करना उसके स्त्री अनुभव की बहुआयामिता को संकुचित करना है। ऐसा लगता है कि संघर्ष की तीव्रता को रेखांकित करने के लिए यह प्रतीक चुन लिया गया है, लेकिन स्त्री की संवेदनशीलता, दया, ममता, करुणा, विशाल उदारता के संदर्भ में कैक्टस बहुत छोटा और नकारात्मक प्रतीक है हो गया है, क्योंकि लोग कैक्टस से प्रायः दूरी बनाकर रखते हैं। बारह, उसके संघर्ष की तीव्रता को बताने के लिए संभवतः लेखिका को यह प्रतीक मुनासिब लगा हो, या फिर कैक्टस यहाँ मात्र एक उपमा नहीं है बल्कि एक वैचारिक संकेत है। कैक्टस प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित रहने की क्षमता का प्रतीक है। सूमी का चरित्र भी इसी आत्मनिर्भरता और जिजीविषा का रूपक है। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए बने रहिए जनधारा 24/7 के साथ।